दोस्तों, क्लाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हालांकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने अपने सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो आर्ट्स के यानी कि इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो हिंदी का जो मॉडल पेपर है, तो हम हिंदी के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट में हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। फिर इसके बाद मैं कॉमर्स और साइंस वाला का मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा। और आप इस चीज़ को जानते हैं भली भांति कि हर बार बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हर बार बच्चे कलाम आर्ट्स क्लासेज के एक्सप्लानेशन के वेट करते हैं। क्योंकि आप अगर पूरे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ ले तो कलाम आर्ट्स क्लासेज से अच्छा हिंदी का एक्सप्लानेशन करने वाला चैनल आपको रेयर केस में बहुत कम मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे मॉडल पेपर का कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर का, पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बात को, कि मैं असहाय विवश बैठी ही उठ रह गई छौना मेरा। ध्यान दीजिएगा, मैं असहाय विवश बैठी ही उठ रह गया छौना मेरा, ये किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग जंजन का चेहरा एक, तुमुल कोलाहल करह प्यारे नन्हे बेटे को। तो मैं असहाय विवश बैठी ही उठ रह गया छौना मेरा, ये पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है। और आप जानते हैं कि पुत्र वियोग कविता जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। पुत्र वियोग कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है पुत्र वियोग। और ये पुत्र वियोग एक शोक गीत है। जब कवि का पुत्र मर जाता है तो कवित्री का पुत्र मर जाता है तो कवित्री पुत्र की याद में लिखती है ये कविता, उसके वियोग में। तो ये पुत्र वियोग एक शोक गीत है। और आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रवादी कवित्री कहते हैं, है ना? राष्ट्रवादी कवित्री कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान को। और सुभद्रा कुमारी चौहान के एक कविता का किताब है मुकुल। क्या नाम है उस कविता का? किताब मुकुल। और ये पुत्र वियोग कविता जो है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। किस किताब से लिया गया है? मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ 1904 में हुआ, आपको पता है, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो मृत्यु हुआ 1948 में कार दुर्घटना से। सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया कार दुर्घटना से। कब? 1948 में, बसंत पंचमी के दिन। देखिए इनकी दो कविता की किताब है, आपको पता है, वो मुकुल है और एगो त्रिधारा है ना? मुकुल और त्रिधारा इनकी दो काव्य संग्रह है। इसके अलावा बिखरे मोती और सभा के खेल इनकी कहानी संग्रह है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो ये मैं असहाय विवश बैठे ही उठ रह गया छौना मेरा, ये पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है। पुत्र वियोग शोक गीत है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है और ये मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। देखिए दूसरा जो प्रश्न जो है कि जयप्रकाश नारायण को, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को आप पता है कि लोक नायक के नाम से इसे जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को हम किसके नाम से जानते हैं? लोक नायक के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि आपका जो संपूर्ण क्रांति जो पाठ जो है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है। और इस भाषण को जयप्रकाश नारायण जी ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। मतलब संपूर्ण क्रांति भाषण को जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया है ना? बिहार में छात्र आंदोलन के नेता भी थे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए रेमन मैग्सेस, यानी कि ध्यान दीजिएगा, मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया। मैग्सेस पुरस्कार। तो मैग्सेस पुरस्कार सम्मान इनको कब मिला? तो 1965 में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेस सम्मान मिला। और एक चीज़ आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न मिला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को कब मिला, तो 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला। मतलब जयप्रकाश नारायण को 2 पुरस्कार मिला। मैग्सेस सम्मान मिला 1965 में और भारत रत्न मिला 1998 में। देखिए अब अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या है? तो सीताब दियारा,
जो है सारण बिहार में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ मैं आपको बता दूं 11 अक्टूबर 1902 को हुआ। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902 को सीताबदियारा सारण बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। इसकी मृत्यु 1979 में हुआ। जयप्रकाश नारायण की अगर आप मृत्यु देखिएगा तो 1979 में हुआ। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। कई बार पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या नाम था इनका? बाउल था। बड़े हुए तो लोकनायक के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, है ना, बड़े होने पर लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन बचपन का नाम बाउल था। लोग इनको जेपी भी कहते हैं। जो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में 11 अक्टूबर 1902 को सीताबदियारा सारण बिहार में हुआ और इनकी माता का नाम फूल रानी था। जयप्रकाश नारायण की माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हर्षु दयाल। यानी कि माता जो थी जयप्रकाश नारायण को, ये फूल रानी थी माता, और पिता था हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? हर्षु दयाल था पिता का नाम, और पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था जयप्रकाश नारायण की बीवी का नाम। चलिए, इतना तो हो गया। चौथा प्रश्न देखिए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो दिनकर का जो जन्म हुआ, रामधारी सिंह दिनकर जो है आपको पता है इसको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर क्या है? राष्ट्र कवि है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है, आपको पता है। और दिनकर का जन्म हुआ सिमरिया बेगूसराय बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। और आपको ये पता है कि सिमरिया बेगूसराय में दिनकर जी का जन्म हुआ कब? 1908 में। दिनकर का जन्म कब हुआ? 1908 में दिनकर का जन्म हुआ, और दिनकर की मृत्यु हुआ 1974 में। ध्यान दीजिएगा, 1974 में रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हुआ। और आपके जो लेसन में, आपके चैप्टर में अर्धनारीश्वर जो निबंध है, तो अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर का है। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। दिनकर की माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह दिनकर था, और दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। देखिए, पांचवा प्रश्न, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो देखिए, अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप है शंकर और पार्वती। यानी कि अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अब आगे है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और दिनकर जी को उर्वशी किताब के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1972 में। यानी कि उर्वशी किताब को लिखने के लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा आप लोग भाई, कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किताब के लिए मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किताब को जो दिनकर ने लिखा, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय लिखने के लिए दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए, अब अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? आपको पता है कि रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। अज्ञे देखिएगा, रोज कहानी को जब आप पढ़िएगा तो रोज कहानी की नायिका है मालती, और मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर, और महेश्वर एक डॉक्टर है। मालती के पति क्या है? डॉक्टर है। तो रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है ना। ये रोज कहानी जो है, इसका पहले नाम इस कहानी का गैंग्रीन था। क्या नाम था इस कहानी का? नाम गैंग्रीन। तो रोज कहानी 1934 में ये कहानी गैंग्रीन के नाम से छपा था, लेकिन बाद में इस कहानी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? रोज कर दिया गया। और अज्ञे की कहानी है। रोज कहानी में नायिका है मालती, मालती का पति है महेश्वर जो डॉक्टर है डिस्पेंसरी में, मालती का लड़का है टीटी है, और एक लेखक है। मतलब 4 व्यक्ति इस कहानी के पात्र है। किस कहानी में? रोज कहानी में। इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार का चित्रण है, एक मध्यवर्गीय परिवार, मिडिल क्लास फैमिली का चित्रण किया गया है। देखिए, रोज कहानी शीर्षक में महेश्वर कौन फल लाए थे? आपको पता है कि रोज कहानी शीर्षक में महेश्वर जो है जो आम लेकर के आए, है ना, पढ़े होंगे आप कहानी को। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? तो नौजवान भारत सभा का गठन किया। मतलब आप एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह हैं।
और आपको ये चीज़ पता है कि भगत सिंह ने क्या किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया कब, 1926 में पंजाब में। देखिएगा तो पंजाब में भगत सिंह ने पंजाब में 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। देखिए भगत सिंह किसे अपना आदर्श गुरु मानते थे या आदर्श पुरुष मानते थे, तो आपको पता है कि भगत सिंह करतार सिंह सराभ को, किसको, करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष मानते थे। जानते हैं जब भगत सिंह 9वीं 10वीं में पढ़ते थे, बच्चा थे, तो भगत सिंह क्या करते थे, करतार सिंह सराभा की फोटो को अपने जेब में लेकर के घूमते थे। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, इनको फांसी मिला था और भगत सिंह बचपन से ही इसको अपना आदर्श मानते थे। किसको, करतार सिंह सराभा को। अब देखिए अगला प्रश्न है कि धांगर किस जगह से आए थे। ये जो धांगर जो है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, धांगर किस जगह से आए थे, तो ये तो ओ सदानीरा पाठ के हैं, आप पढ़े होंगे ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर का, जिसमें सदानीरा गंडक नदी को कहा गया है। और धांगर किस जगह से आए थे, देखिए धांगर कहाँ से आए थे, तो धांगर दक्षिण बिहार से आए थे। वो सदानीरा चैप्टर का है ये कि धांगर दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए थे। ये जो धांगर जो थे, ये दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से ये आए थे, चंपारण आए थे। क्यों जानते हैं, नील का खेती करने के लिए अंग्रेज सरकार इसको नील की खेती करने के लिए धांगर लोगों को लेकर के आया था। धांगर उराव भाषा का शब्द है। ये जो धांगर जो है ये उराव भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। क्या होता है इसका अर्थ, भारे का मजदूर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि धांगर दक्षिण भारत से आए थे, छोटा नागपुर के पठार से आए थे, नील की खेती करने के लिए चंपारण में आए थे, अंग्रेज सरकार इसको ले करके आया था। और धांगर उराव भाषा का शब्द है और धांगर का अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर का अर्थ क्या होता है, भारे का मजदूर। देखिए अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किस पंक्ति की है, तो आपको पता है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये उसने कहा था कहानी की पंक्ति है। और ये कहता कौन है, तो लहना सिंह की ये पंक्ति है। लहना सिंह ने कहा था कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, हमको हुक्म दे दो तो मैं 77 जर्मन सैनिकों को अकेले मार गिराऊंगा। देखिए 13वां प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक के एकांकी में बिस्नी चारपाई के मोढ़े पर बैठे क्या करती दिखाई देती है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी जो है, ये मोहन राकेश की एकांकी है और इसमें बिस्नी चारपाई के मोढ़े पर बैठ करके सूत काट रही है। बिस्नी चारपाई के मोढ़े पर बैठ करके, देखिएगा इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो बिस्नी जो है, जो चारपाई के मोढ़े पर बैठ करके सूत काटती हुई दिखाई देती है। मुन्नी कौन थी, जब आप सिपाही की माँ पढ़िएगा तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थे, बिस्नी की बेटी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो सिपाही की माँ जो एकांकी है, जैसे सिपाही की माँ एकांकी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिपाही की माँ जो एकांकी है ये क्या है, एकांकी है। इसके लेखक मोहन राकेश है। कौन है, मोहन राकेश। और मोहन राकेश का एक किताब है अंडे के छिलके और अन्य एकांकियाँ। उसी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी लिया गया है। सिपाही की माँ में सिपाही का क्या नाम है, मानक है। माँ का नाम क्या है, बिस्नी है ना। बहन का क्या नाम है, तो मुन्नी जो है, जो उसकी बहन है ना। और उसकी पड़ोसन कुंती है। ये सब इस सिपाही की माँ में दिया गया है। अब देखिए 15वां प्रश्न कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आपको पता है कि परगीत और समाज जो शीर्षक निबंध है वो वाद विवाद संवाद किताब से लिया गया है। ये नामवर सिंह का निबंध है परगीत और समाज, एक आलोचनात्मक निबंध है। और परगीत और समाज नामवर सिंह की जो किताब है वाद विवाद और संवाद, इस वाद विवाद संवाद से परगीत और समाज लिया गया है। देखिए 16वां प्रश्न है कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं ये अशोक वाजपेयी की कविता है। कहीं नहीं वहीं किसकी कविता है, अशोक वाजपेयी की। और आपकी किताब में हार जीत गद्य कविता है। हार जीत कैसी कविता है, गद्य कविता है। और हार जीत गद्य कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी है। तो कहीं नहीं वहीं जो है अशोक वाजपेयी का संग्रह, हार जीत कविता गद्य कविता के कवि अशोक वाजपेयी है। अब आगे देखिए हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। तो मुक्तिबोध का उदय एक प्रयोगवादी कवि के रूप में होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध एक प्रयोगवादी कवि थे। और आपको पता है कि मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, श्योपुर ग्वालियर। मुक्तिबोध की मृत्यु 64 में हुई थी, 1964 में।
और मुक्ति बोध का जो कविता है आपको पढ़ना, जन जन का चेहरा एक। क्या है? जन जन का चेहरा एक। तो जन जन का चेहरा एक कविता के कवि मुक्ति बोध है, और मुक्ति बोध एक प्रयोगवादी कवि है। कैसे कवि है? मुक्ति बोध एक प्रयोगवादी कवि है, और मुक्ति बोध प्रथम तार सप्तक के कवि है। मुक्ति बोध किस तार सप्तक के कवि है? तो मुक्ति बोध जी प्रथम तार सप्तक के कवि है। देखिए 18वां प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो आपको मैं बता दूं कि हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज जो है वह कांगो के थे। कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके थे और बहुत बड़े लेखक भी थे। हेनरी लोपेज की देखी कहानी आपको पढ़ना है प्रतिपूर्ति में, पेशगी कहानी। कौन सी कहानी? पेशगी। तो पेशगी कहानी के लेखक है हेनरी लोपेज। देखिए जायसी का जन्म स्थान क्या है? तो जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, जायसी का जन्म स्थान है। और जायसी करबक के लेखक है। आपको पता है कि जायसी करबक के लेखक है। जायसी सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि है। जायसी भक्ति काल के कवि है। किस काल के कवि है? भक्ति काल के। और जायसी अवधी भाषा के कवि है। और जायसी का एक ही फेमस किताब है, बहुत सबसे ज़्यादा फेमस किताब, पद्मावत। और ये जो करबक जो लिया गया है पद्मावत से। तो जायसी का जन्म स्थान क्या है? जायस कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश में जायसी का जन्म स्थान है। अनुमानित जायसी का जन्म 1492 माना जाता है और मृत्यु 1548 माना जाता है। नवादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के संत थे नवादास जी। नवादास जी वैष्णव दर्शन है ना, अगर वैष्णव दर्शन नहीं रहे तो आप दीजिएगा राम भक्ति शाखा के कवि थे। नवादास जी किस भक्ति शाखा के थे? राम भक्ति शाखा के कवि थे नवादास जी, है ना। ये अग्रदास के शिष्य थे। नवादास जी के गुरु का क्या नाम था? अगर आपसे पूछे कि नवादास जी के गुरु का क्या नाम था, तो अग्रदास, अग्रदास नवादास जी के गुरु थे। नवादास का स्थायी निवास क्या था? तो वृंदावन। नवादास जी आप पढ़े होंगे कि नवादास जी वृंदावन में ही रहे थे, इनका स्थायी निवास था। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो मैं अभी आपको बताऊं कि शोक गीत है ना, ये शोक गीत है। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला? तो आपको पता है कि 1930 में इनको 100 कसरिया पुरस्कार मिला। 100 कसरिया पुरस्कार मिला 1930 में। किस किताब पे पता है? मुकुल काव्य संग्रह पे। किस किताब पे मिला? मुकुल पे मिला। देखिए अब आगे है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए? जो ज्ञानेंद्र पति जो है, इनका एक वो कविता है आपके किताब में पढ़ना आपको, गाँव का घर। कौन सा कविता है? गाँव का घर। तो गांव के घर की कविता ज्ञानेंद्र पति है। और ज्ञानेंद्र पति किस पद पर चयनित हुए थे? यानी कि बिहार में लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो देखिए ज्ञानेंद्र पति काराधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति क्या थे? काराधीक्षक में काम किए थे, मतलब ज्ञानेंद्र पति काराधीक्षक थे, मतलब जेल के अधीक्षक थे। देखिए अब आगे है चिर विषाद विलीन मन की, यह किस पंक्ति शीर्षक कविता की है? तो चिर विषाद विलीन मन की ये तुमुल कोलाहल का है। ये तुमुल कोलाहल कलह जो कविता है, इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? तो छायावादी युग के कवि है। और प्रसाद का एक महाकाव्य है कामायनी। कौन सा महाकाव्य है? कामायनी। तो कामायनी जो महाकाव्य है, तो कामायनी से ही तुमुल कोलाहल कलह कविता